हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी जीके बाय रविंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मेवाड़ राजवंश के अंतर्गत एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसके 2 वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका तीसरा वीडियो है, जिसमें हम राणा सांगा और उसके बाद के जो मेवाड़ के जो शासक हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो 26 या 26 जो क्वेश्चन हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे विद एक्सप्लेनेशन, और आज जो है हम 27 से डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी जो राय है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में आप दे सकते हैं, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। साथ ही आप पेन कॉपी लेके बैठें, ताकि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर सकें। और वीडियो की जो स्पीड है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट रखें, चाहे आप 1.5 गुना पे रखें या टाइम के अकॉर्डिंग रखो। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप आराम से सुने, यदि आप रिवाइज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करें। तो देखो 27वां जो क्वेश्चन है, खानवा युद्ध के संदर्भ में दिए गए कथनों में असत्य कथन है। मतलब खानवा का जो युद्ध है उसके बारे में आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से आपको असत्य जो कथन है उसको यहाँ पे छांटना है। तो ऑप्शन ये कहता है कि युद्ध से पूर्व मुस्लिम ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर के पराजय की भविष्यवाणी की थी। तो ये बिल्कुल सही है कि मोहम्मद शरीफ नामक एक ज्योतिषी थे जिसने युद्ध से पूर्व बाबर के पराजय की भविष्यवाणी की थी। बाबर ने सैनिकों में जोश भरने के लिए धार्मिक भावनाओं या जिहाद का प्रयोग किया। तो बाबर ने सैनिकों में जोश भरने के लिए जिहाद का नारा दिया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की, ये भी बात बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी क्या कहता है कि बाबर ने देवलिया के बाघ सिंह के माध्यम से सुलह का प्रयास किया। तो ये तो बात सही है कि बाबर ने सुलह का प्रयास किया था, लेकिन देवलिया के बाघ सिंह के माध्यम से नहीं किया था, बल्कि रायसेन के सहेलदी तंवर के माध्यम से किया था। तो यही जो ऑप्शन है असत्य हो जाएगा, और हमें असत्य ही छांटना था। तो असत्य जो स्टेटमेंट है कि बाबर ने देवलिया के बाघ सिंह के माध्यम से सुलह का प्रयास किया, तो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को हम व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि बाबर ने रायसेन के सहेलदी तंवर के माध्यम से सुलह की बात चलाई। सहेलदी तंवर खानवा युद्ध के अंतिम समय में बाबर की सेना में शामिल हो गया। मतलब एक तरह से इसने राणा सांगा को धोखा दे दिया, जो राणा सांगा की पराजय का कारण होता है, तथा सांगा की अनुपस्थिति से बाबर को क्या करा दिया? अवगत कराया। युद्ध भूमि में सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने सांगा का क्या लिया? स्थान लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका स्थान किसने लिया? झाला अज्जा ने लिया। अब देखो, बाबर व सांगा के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण हैं। उनमें से पहला जो कारण है, तो बाबर क्या कहता है? बाबर द्वारा सांगा पर वचन भंग का आरोप। मतलब बाबर क्या कहता है कि सांगा ने जो वचन दिया था बाबर को, उसने उसका पालन नहीं किया। दूसरा है महत्वाकांक्षाओं का टकराव। देखो, दोनों ही शक्तिशाली शासक थे, इसलिए इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी दोनों उच्च थी, इसलिए इनकी महत्वाकांक्षाओं का जो टकराव है वो भी संघर्ष का प्रमुख कारण है। थर्ड है राजपूत अफगान मैत्री। इसके अंतर्गत क्या है कि हसन खां मेवाती व महमूद लोदी ने मेवाड़ में शरण ली। देखो, राजपूत और अफगान में मैत्री, मतलब हसन खां मेवाती और महमूद जो लोदी है उसने मेवाड़ में शरण ली। इससे भी क्या हो गया? बाबर नाराज हो गया। और सांगा द्वारा सल्तनत क्षेत्र पर अधिकार करना, मतलब दिल्ली सल्तनत के कुछ क्षेत्र थे जिस पे सांगा ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इससे भी क्या हो गया? बाबर नाराज हो गया। तो सांगा ने खंडार दुर्ग व आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। इससे भी क्या हो गया?
बाबर नाराज़ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि बाबर व सांगा के मध्य संघर्ष के जो प्रमुख कारण हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28, सांगा का अंतिम अभियान था, मतलब महाराणा सांगा का अंतिम अभियान कौन सा था? तो ऑप्शन ए खानवा, ऑप्शन बी बयाना, ऑप्शन सी इरीज या ऑप्शन डी बाड़ी। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि खानवा के युद्ध में हारने के बाद बाबर की वहीं पे डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सांगा का जो अंतिम अभियान जो था वो था इरीज, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब व्याख्या के माध्यम से इसको और अधिक क्लियर करने का प्रयास करते हैं। बाबर जब चंदेरी के युद्ध में व्यस्त था, तभी सांगा ने बाबर से पराजय का बदला लेने का निश्चय किया। मतलब सांगा ने सोचा कि बाबर तो चंदेरी के युद्ध में व्यस्त है, इसका फ़ायदा उठाकर सांगा ने पराजय का बदला लेने का निश्चय किया। सांगा सेना लेकर कालपी के निकट इरीज पहुंचा। देखो इरीज, ये आपको ध्यान रखना है। कालपी के निकट इरीज पहुंच गया, जहां बाबर के गवर्नर अफाम से क्या हुआ, संघर्ष हुआ। और कालपी में ही संघर्ष हुआ जिसका कोई मतलब खास परिणाम नहीं निकले। तो कालपी में ही सांगा के साथियों द्वारा विष देने के कारण 30 जनवरी 1528 को सांगा का स्वर्गवास हो गया। तो देखो सांगा जो था एक महत्वाकांक्षी शासक था, तो इसने मतलब अंतिम सांस तक मतलब बाबर से संघर्ष करना जारी रखा, जिससे मेवाड़ की जो स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, आर्थिक स्थिति और सभी तरह से मेवाड़ काफ़ी टूट चुका था। तो इसीलिए मेवाड़ के सरदारों ने सोचा कि सांगा जो है जब तक जीवित रहेगा तो वो मेवाड़ के लिए स्थितियां और विकट होती जाएंगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सांगा को 30 जनवरी 1528 को विष देने के कारण सांगा का क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। कालपी से ही सांगा को मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। मतलब मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है यहाँ पे इसकी समाधि भी होगी। संस्कार क्या, जहाँ इसकी समाधि या छतरी बनी हुई है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा की छतरी या समाधि का है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह तथा इसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। अब देखो ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में पूछा गया था कि राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा रतन सिंह। तो देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, क्योंकि वो रावल रतन सिंह सोच रहे थे, क्योंकि रावल रतन सिंह उन्होंने मतलब इस चीज़ को अनुमान नहीं लगाया था कि राणा सांगा के बाद में रतन सिंह नाम का भी कोई शासक है। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि राणा सांगा के बाद में इनमें से मेवाड़ का शासक बना। तो जो कमज़ोर शासक होते हैं उनको वैसे ही कम पढ़ाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राणा सांगा के बाद में राणा रतन सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं और उसके बाद में विक्रमादित्य जो है मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो एग्ज़ाम में बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप ट्रेंड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक को हिंदूपत नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी है महाराणा सांगा, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप या महाराणा राज सिंह। तो आपको ये बताना है कि मेवाड़ के किस शासक को हिंदूपत नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराणा सांगा। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या के द्वारा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास में महाराणा सांगा को हिंदूपत, देखो जैसे राणा हम्मीर की आपने उपलब्धियां याद की और राणा कुंभा की याद की और इससे पहले बप्पा रावल की उपाधियां याद की, तो उस हिसाब से आपको राणा सांगा भी एक महत्वपूर्ण शासक है, इसकी भी आपको याद रखना है। तो इतिहास में राणा सांगा को हिंदूपत एवं कर्नल जेम्स टोड ने उसे एक सैनिक का भग्नावेश कहा। तो देखो ये तो हम याद रख लेते कि एक सैनिक का भग्नावेश
किस शासक को कहा, तो ये राणा सांगा को कहा, लेकिन किसने कहा ये भी आपको बहुत ही याद रखने की ज़रूरत है। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा, क्योंकि इसके पूरे शरीर पे जो थे कम से कम 80 घाव थे, जिस कारण इसे सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। वह अंतिम हिंदू शासक था जिसके नेतृत्व में राजपूत शासक विदेशियों को बाहर निकालने के लिए क्या हुए, एकत्रित हुए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब राणा सांगा के समय ही राजपूताने की जितनी भी रियासतें थी उन्होंने विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एकजुट होकर लड़ाई की। जैसा कि हमने पूर्व में जिक्र किया था कि किन किन शासकों ने राणा सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध खानवा युद्ध में साथ दिया। तो इसमें हमने पढ़ा था, देखो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लेने शासकों में मारवाड़ के राणा सांगा का पुत्र मालदेव, मेड़ता का रायमल, वीरमदेव मेड़तिया, बीकानेर का कल्याणमल, आमेर का पृथ्वीराज, अफगान का महमूद लोधी, जगनेर उत्तर प्रदेश का अशोक परमार, चंदेरी का मेदिनी राय, जालोर का अखैराज सोनगरा और मेव शासक हसन खां मेवाती शामिल थे। मतलब पूरा जो राजपूताना था वो एक तरफ होके लड़ा सांगा के पक्ष में। तो ये पहला ही मतलब एकमात्र ऐसी घटना है जिसमें संपूर्ण जो राजपूताना है वो एक तरफ होके। तो वह अंतिम हिंदू शासक था जिसके नेतृत्व में राजपूत शासक विदेशियों को बाहर निकालने के लिए क्या हुए, एकत्रित हुए। हरविलास शारदा के अनुसार मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। देखो हरविलास जो शारदा थे, इन्होंने बाल विवाह को लेकर एक एक्ट आया था, शारदा एक्ट, उस पर बहुत ही अच्छा काम किया था। तो उन्होंने मतलब इस बारे में बताया है कि मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। उन्होंने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। ये किसने कहा है, हरविलास शारदा ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ की रक्षा हेतु रानी कर्मावती ने किस मुगल शासक के पास राखी भेजकर सहायता मांगी थी। मतलब चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए रानी कर्मावती ने किस मुगल शासक के पास राखी भेजकर सहायता मांगी थी। तो ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन सी डी है औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है हुमायूं। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो व्याख्या के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा, जब गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण, देखो 1534, ये याद रखना आपको। चित्तौड़ पर आक्रमण करने पर रानी कर्मावती ने हुमायूं को, किसको राखी भेजी, हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया था तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा का भार देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपा। इसके बाद में देखते हैं कि बाघ सिंह ने शाही राज चिन्ह धारण कर बहादुर शाह से क्या किया, युद्ध किया। और बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त करने पर रानी कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ क्या किया, जोहर किया, जिसे चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहा गया है। तो चित्तौड़ का दूसरा शाखा जो होता है वो किसके नेतृत्व में होता है, बाघ सिंह ने तो क्या किया, केसरिया किया, और रानी कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ क्या किया, जोहर किया। और चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा जो शाखा है वो कब होता है, 1534 में होता है। किसने आक्रमण किया, गुजरात के शासक बहादुर शाह सेकंड ने, बहादुर शाह द्वारा। अब देखो 1536 ईस्वी में बनवीर ने क्या कर दी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और बनवीर सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। सांगा का जो भाई था पृथ्वीराज, उसी का दासी पुत्र था। इसने चित्तौड़ में नौकोठा महल या नवलखा महल और तुलजा भवानी
का मंदिर बनवाया। तो देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो बनवीर ने जो है नौकोठा महल या नवलखा महल और तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण करवाया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मोकल ने समदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसी के साथ हमने यहाँ पर पहले पढ़ा था कि बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने कराया? बनवीर ने कराया। तो चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब होता है? 1534 में होता है। आक्रमण कौन करता है? बहादुर शाह करता है, गुजरात का शासक। उस समय यहाँ पे रानी कौन होती है? कर्मावती होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन ए है 1559 में, ऑप्शन बी 1459 में, ऑप्शन सी 1554 में, या ऑप्शन डी 1530 में। तो उदयपुर शहर की जो स्थापना है महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन जो ए है वो क्या है? करेक्ट है। अब व्याख्या के द्वारा और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ किले में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। मालदेव जो मारवाड़ का शासक है, उन्हीं के सहयोग से कुंभलगढ़ किले में उदय सिंह का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह, इसका कार्यकाल रहता है 1537 से 1572 तक। 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखो 1559 है, उसमें राजधानी क्या बन गया? मेवाड़ की उदयपुर हो गया। नगर बसाकर, उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बताया। तो ये डेट आपको, ये जो सन है, तिथि है, ये आपको याद रखनी है। 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। शेरशाह के आक्रमण की खबर पाकर इसने किले की चाबियां शेरशाह के पास भिजवा दी थी। मतलब जब इसको पता चला महाराणा उदय सिंह को कि शेरशाह जो है दिल्ली का शासक तत्कालीन, वो उन पे आक्रमण करने वाला है, तो इसने किले की चाबियां ही शेरशाह के पास भिजवा दी। अब उदय सिंह, जो महाराणा उदय सिंह है, उसके द्वारा और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए? उदय सिंह ने उदयपुर में उदय सागर झील और मोती मगरी के महलों का निर्माण कराया। तो उदय सागर झील का निर्माण किसने कराया? उदय सिंह ने कराया। मोती मगरी के महलों का निर्माण किसने कराया? उदय सिंह ने कराया। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न 32 क्या कहता है कि उदय सिंह को परास्त करके किस वर्ष अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? तो ऑप्शन ये कहता है कि 1567 ईस्वी में, 1568 में, 1569 में, या 1566 में। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 1568 में। 1568 में। तो उदय सिंह को परास्त करके अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पर क्या किया? अधिकार कर लिया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि अकबर ने अक्टूबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या किया? आक्रमण किया। किंतु जयमल, फत्ता व कल्ला के भीषण प्रतिरोध के कारण, जयमल, फत्ता और कल्ला के भीषण प्रतिरोध के कारण अकबर 15 फरवरी 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर पाया। मतलब 67 में इसने आक्रमण किया था, अक्टूबर 1567 में, लेकिन जयमल, फत्ता और कल्ला जी राठौड़ हैं, इनके द्वारा भीषण प्रतिरोध मतलब संघर्ष किया जाता है, तो इसको तत्काल मतलब सफलता नहीं मिली। 15 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर क्या किया? अकबर ने अधिकार कर लिया। इस युद्ध में जयमल, फत्ता व कल्ला जी राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने 24 फरवरी 1568 को जोहर किया, जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। तो देखो,
जब चित्तौड़ पे आक्रमण कर हो रहे हैं तब आक्रमणकर्ता कौन है और जौहर जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जयमल, फत्ता और कल्ला तो क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। और फत्ता की जो पत्नी है फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया, 24 फरवरी 1568 को जौहर किया, जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ तब आक्रमणकारी कौन है, अकबर है। जब दूसरा साका हुआ तब आक्रमणकारी बहादुर शाह था। जब पहला साका हुआ तब आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर, मतलब जयमल और फत्ता की जो वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी गजारूढ़ प्रतिमाएं लगवाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पे लगाई गई हैं, आगरा के किले के बाहर लगाई गई है। गजारूढ़ प्रतिमाएं लगाई हैं, किसने लगवाई, अकबर ने लगवाई हैं। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि चित्तौड़ इनके पास है नहीं, उस पर किसका कब्जा है, अकबर का कब्जा है। अब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई तो इसके बाद में शासक कौन बनेगा, इसको हम यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन 33 क्या कहता है कि महाराणा प्रताप से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो। पहला कथन क्या कहता है कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ। बिल्कुल सही बात है। महाराणा प्रताप उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। बिल्कुल सही बात है। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ। आपको यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार करना है, फिर कौन से सही है वो आपको बताना है। तो जो महाराणा प्रताप को जो बचपन जो था वो कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद है महाराणा प्रताप का जो विवाह है 1557 में अजबदे पंवार के साथ हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, आपका 134 करेक्ट हो जाएगा। अब इसको व्याख्या के द्वारा आगे हम समझेंगे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए कहता है कि चावंड में, ऑप्शन बी गोगुंदा में, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ में, या ऑप्शन डी राजनगर में। करेक्ट जो आंसर है वो है गोगुंदा में, क्योंकि चावंड को तो इसने बाद में राजधानी बनवाया था। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, गोगुंदा में। तो व्याख्या के द्वारा इसको और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप का जीवन परिचय पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। बिल्कुल सही बात। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, महाराणा प्रताप की माता जयंता बाई सोनग्रा, और महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका। ये RPST फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम है कीका। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। महाराणा प्रताप की जो पत्नी है उसका नाम है अजबदे पंवार। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो है चेतक। और महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ वो 1572 में गोगुंदा में हुआ। देखो राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ, राजधानी इसने चावंड को बनाया था। इसका जो शासनकाल हुआ 24 से 25 साल रहा। इनकी मृत्यु जो है 19 जनवरी 1597 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। महाराणा उदय सिंह 28 फरवरी 1572 ईस्वी में मृत्यु हो गई, और उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। मतलब महाराणा जो उदय सिंह है उसकी मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हुई, और उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्याभिषेक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था।
मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को क्या कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए महाराणा प्रताप के पास कितने शिष्टमंडल भेजे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो अगर आपको याद होगा तो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। तो अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए महाराणा प्रताप के पास कितने शिष्टमंडल भेजे? 4 शिष्टमंडल भेजे। अब देखो वो 4 शिष्टमंडल कौन कौन से हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो व्याख्या के द्वारा कौन कौन से शिष्टमंडल हैं, कब कब भेजे गए, उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो प्रथम जो शिष्टमंडल था उसमें जलाल खान कोरची को भेजा गया नवंबर 1572 में। द्वितीय शिष्टमंडल था जिसमें मानसिंह को भेजा गया। कुंवर मानसिंह मतलब उस समय ये शासक नहीं बना था आमेर का, तो मानसिंह को भेजा गया जून 1573 में। तृतीय जो शिष्टमंडल है उसमें भगवान दास को भेजा गया अक्टूबर 1573 में। और चतुर्थ जो शिष्टमंडल है उसमें टोडरमल को भेजा गया दिसंबर 1573 में। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसकी मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके शिष्टमंडल में देखो जलाल खान कोरची, तो इसमें से जय ले लेते हैं, मानसिंह में मां ले लेते हैं, भगवंत दास में भय ले लेते हैं, और टोडरमल में टो ले लेते हैं। तो देखो एक क्रम आपको यहाँ पे याद रह जाएगा कि जमा भट्टो बिठा दियो। एक मारवाड़ी में कहा होता है जमा भट्टो बिठा दियो। तो जमा जलाल खान कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, तो ये 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसका क्रम आप यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने ट्रिक बताई है वैसे याद कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है 18 जून 1576 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 15 जून 1576 को लड़ा गया। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। अब व्याख्या के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि 18 जून 1576 को खमनोर के पास मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मतलब गोपीनाथ शर्मा ये मानता है, देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि 21 जून को हुआ या 15 जून को। तो अधिकतर इतिहासकार 18 जून के पक्ष में हैं, लेकिन गोपीनाथ जो शर्मा है एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने बताया कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है 21 जून 1576 को हुआ है। तो अगर आप एग्ज़ाम में पूछ ले जाए तो 21 जून या 18 जून दोनों में से एक आएगा, तो आप ऑप्शन को उसी अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे प्रश्न को। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान मानसिंह ने मोलेला नामक स्थान पर तथा प्रताप ने लोसिंग नामक स्थान पर पड़ाव डाला। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो हल्दी घाटी युद्ध के समय मानसिंह ने कहाँ पे पड़ाव डाला था, मोलेला गांव में, और प्रताप ने लोसिंग नामक गांव में क्या डाला था, पड़ाव डाला था। महाराणा प्रताप के साथ रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामसा तंवर, झाला मान, पुंजा, झाला बिद्दा, मानसिंह सोनगरा आदि थे। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व चूंडावतों के साथ हकीम खां सूरी, देखो ये हरावल सेनापति था हकीम खां सूरी, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। तो देखो ये दोनों मुगल सेना में तो हरावल जो सेनापति था वो कौन था,
मुगल सेना में तो हरावल सेनापति जगन्नाथ कछवाहा था, जबकि महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें हरावल जो सेनापति तो कौन था, हाकिम खां सूर। ये भी आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप ने तलवार के लिए महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से बहलोल लोदी को मार डाला था। मतलब महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से जो बहलोल लोदी है, जो अकबर की सेना में था, उसको एक ही वार से क्या मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना का हरावल दस्ता होता था। तो ऑप्शन के क्या कहता है, तो ऑप्शन ए कहता है कि सेना का अग्रिम भाग, ऑप्शन बी सेना का मध्य भाग, ऑप्शन सी सेना के पीछे का भाग, या संपूर्ण सेना। तो सेना का जो हरावल दस्ता जो होता है वो सेना का अग्रिम भाग होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो व्याख्या के द्वारा और इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। मध्यकाल में सेना का सबसे अंतिम जो भाग है, सेना का सबसे जो अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है, चंद्रावल कहलाता था। सेना का सबसे अंतिम भाग जो होता था वो तो चंद्रावल कहलाता था, जबकि अग्रिम जो भाग है वो हरावल कहलाता था। ऐसी व्यवस्था कब थी, मध्यकाल में थी। अब देखो प्रताप की सेना का जो नेतृत्व है वो किस हिसाब से कौन कौन करता है, तो हरावल या अग्रिम भाग जो है इसका जो नेतृत्व है हाकिम खां सूर होता है। नेतृत्व हाकिम खां सूर के हाथों में होता है। इसके साथी जो होते हैं ग्वालियर के राम शाह या राम सिंह तंवर, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास चारण, पुरोहित जगन्नाथ, कृष्णदास चूंडावत, भीम सिंह राणा रावत सांगा, झाला बिद्दा, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास आदि इसके साथी थे। किसके, हकीम का सूर के। जो हरावल जो सेना थी उसका सेनापति था, जबकि जो द्वितीय भाग था जो था उसका नेतृत्व स्वयं प्रताप कर रहे थे, जबकि इनमें इनके जो साथी थे वो भामाशाह थे और प्रताप का भाई ताराचंद जो द्वितीय भाग का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जबकि मुग़ल सेना का जो नेतृत्व की बात करें तो देखो इसकी हरावल जो भाग है उसका जो नेतृत्व है सैयद हाशिम कर रहा था, जबकि इसके साथी जो थे बादशी रफ़ी, राजा जगन्नाथ और आसफ खां थे। जबकि इसकी जो चंद्रावल जो सेना थी उसका जो नेतृत्व जो था वो मेहतर खान कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि महाराणा प्रताप के स्थान पर उसके राजचिन्ह को धारण करने वाला झाला मन्ना। तो देखो जब हम महाराणा सांगा पढ़ रहे थे तो वहाँ पे झाला अज्जा ने राजचिन्ह को धारण किया था, और यहाँ पे महाराणा प्रताप के समय झाला मन्ना राजचिन्ह को धारण कर रहा है। कहाँ का सामंत था, महाराणा प्रताप के स्थान पर राजचिन्ह को धारण करने वाला झाला मन्ना कहाँ का सामंत था। तो ऑप्शन ए प्रतापगढ़ का, ऑप्शन बी सलुम्बर का, ऑप्शन सी देवलिया का, या ऑप्शन डी बड़ी सादड़ी का। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे लगाया होगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है बड़ी सादड़ी का। तो महाराणा प्रताप के स्थान पर उनके राजचिन्ह को जो धारण करने वाला झाला मन्ना कहाँ का था, बड़ी सादड़ी का था। अब व्याख्या के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि महाराणा प्रताप को संकट में देखकर बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना या झाला बिदा ने क्या किया, राजचिन्ह को धारण करके प्रताप को सुरक्षित हल्दी घाटी युद्ध से बाहर जाने में क्या की थी, मदद की थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बालीचा गांव में मृत्यु को प्राप्त हुआ जहां उसकी छतरी है। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसकी जो छतरी हो कहाँ पे है, बलीचा गांव के अंदर इसकी छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अबुल फजल ने कहा, ऑप्शन बी बदायूं ने, ऑप्शन सी जेम्स टोड या अमीर खुसरो। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है बदायूनी। तो बदायूनी नामक जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और किसने क्या कहा उसको हम आगे और डिटेल से देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने भाग लिया। जैसे हमने वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे अमीर खुसरो ने भाग लिया था, और जिसने अपनी पुस्तक में जो चित्तौड़गढ़ का जो घटना हुई 1303 में उसका आंखों देखा वर्णन किया है। ठीक उसी प्रकार हल्दी घाटी जो युद्ध है उसमें एकमात्र मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने भाग लिया और अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में इस युद्ध का क्या किया है? वर्णन किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मुंतखब उल तवारीख में हल्दी घाटी जो युद्ध है उसका आपको आंखों देखा वर्णन मिल जाएगा, और इसके जो लेखक हैं वो हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। अब हल्दी घाटी के युद्ध में प्रसिद्ध कथन है। अब देखो, सबसे पहले हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको किसका युद्ध बताया? खमनोर का युद्ध बताया। गोगुंदा का युद्ध किसने बताया? यह तो प्रश्न ही था हमारा। बदायूनी ने हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको गोगुंदा का युद्ध बताया। मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी को किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने बताया। और बादशाह बाग का युद्ध हल्दी घाटी युद्ध को किसने बताया? अगस्ती लाल श्रीवास्तव ने। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। खमनोर का युद्ध किसने बताया? अबुल फजल। गोगुंदा का युद्ध किसने बताया? बदायूनी ने। मेवाड़ की थर्मोपोली जेम्स टोड ने। तो देखो, इसको आप याद रख सकते हैं। थर्मोपोली एक इंग्लिश वर्ड है, तो बाहर का ही कोई व्यक्ति बताएगा। कर्नल जेम्स टोड ने बताया। बादशाह बाग का युद्ध किसने बताया? अगस्ती लाल श्रीवास्तव ने। तो ऊपर के जो 3 हैं, खमनोर का युद्ध अबुल फजल, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी, मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन 40 क्या कहता है कि शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार या ऑप्शन डी 1 बार। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 3 बार। तो शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप पर कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार आक्रमण किया। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब इसके बारे में व्याख्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि शाहबाज खान ने 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण किए। 13 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां ने क्या कर लिया? कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रहीम खान खाना ने किस वर्ष महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किस वर्ष महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1580, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1573 या ऑप्शन डी 1582। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1580। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने 1580 में महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था। अब देखो, व्याख्या के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने 1580 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया था।
मतलब अकबर के द्वारा 1580 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान पर किसको भेजा गया था? अब्दुल रहीम खान खाना। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा गया। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अंतिम अभियान 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के द्वारा भेजा गया था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया, परंतु महाराणा प्रताप के कहने पर ससम्मान लौटा दिया। तो 1580 में शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर दिया किसने? अमर सिंह ने। और अब्दुल रहीम खाना के परिवार की जो महिलाओं हैं उनको बंदी बना लिया, परंतु महाराणा प्रताप के कहने पर उनको ससम्मान वापस लौटा दिया। अब एक इम्पोर्टेंट युद्ध ये है, दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582 में, नवंबर 1584 में, जुलाई 1587 में या जनवरी 1589 में? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध होता है। अब देखो इस युद्ध के बारे में और अधिक डिटेल से देखते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद अगले 5 वर्ष तक प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। अक्टूबर 1582, ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ मुगलों के प्रमुख थाने दिवेर राजसमंद को क्या कर लिया? घेर लिया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार सुल्तान खां को एक ही वार में मार डाला तथा मुगल सेना पर विजय प्राप्त करी। मतलब दिवेर का जो युद्ध है इसमें महाराणा प्रताप की सेना विजयी रही। और कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर को क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो ये देखो मैराथन थर्मोपोली, तो थर्मोपोली तो किसको कह रहा है? हल्दी घाटी को कह रहा है। और मेवाड़ का मैराथन किसको कह रहा है? दिवेर के युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ऊपर का थोड़ा सा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए चावंड, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी आहड़ या ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए चावंड। ऑप्शन ए चावंड। और आगे चलते हैं, इसको व्याख्या के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में लूणा चावंडिया को परास्त कर चावंड व छप्पन पर अधिकार कर लिया तथा चावंड को क्या कर लिया? अपनी राजधानी बनाया। तो देखो 1585 आपको ध्यान रखना है, लूणा चावंडिया को परास्त कर चावंड व छप्पन पर अधिकार कर लिया और चावंड को क्या कर लिया? महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बना लिया। अब देखो सबसे पहले जो मेवाड़ की जो राजधानी थी बप्पा रावल के समय, वो नागदा थी, फिर चित्तौड़ हुई। ऐसे मतलब किस हिसाब से चेंज हो रही है वो आपको, किस शासक के समय, अलर्ट के समय आहड़ थी और अब महाराणा प्रताप के समय देखो चावंड हो गई। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चावंड तथा छप्पन पर अधिकार कर लिया और चावंड को क्या कर लिया? अपनी राजधानी बना लिया। चावंड 1585 से लेकर 1615 ईस्वी तक अमर सिंह के शासनकाल तक मेवाड़ की राजधानी रहा। देखो 1585 से 1615 तक अमर सिंह का जो शासनकाल था उस समय तक मेवाड़ की जो राजधानी थी वो चावंडी थी। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। मतलब एक तो चित्तौड़गढ़ को, दुर्ग को नहीं जीत पाया और एक मांडलगढ़ को जीत नहीं पाया। बाकी 1585 से 1597 के बीच में
महाराणा प्रताप ने, अकबर ने जितना भी उसके क्षेत्रों पर अधिकार किया था, कुंभलगढ़ जिसको भी जीता था, उस पर क्या कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, मतलब एक मत नहीं है। प्रताप ने प्रारंभ में कुंभलगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया था। आरपीएससी व अधीनस्थ चयन बोर्ड ने हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी के संबंध में पूछे गए प्रश्नों में चावंड को ही क्या माना है, सही उत्तर माना है। मतलब कुंभलगढ़ को भी एक बार अस्थायी राजधानी बनाया है, लेकिन चाहे आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उसने चावंड को ही क्या माना है, सही उत्तर माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन ए 1594, 1597, 1599 या 1602। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 1597 में। अब व्याख्या के द्वारा समझते हैं। 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा। मतलब अंतिम जो अभियान था वो जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में 1585 में भेजा गया था। उसके बाद में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा। चावंड में 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और चावंड के पास बांडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां पे चेतक की छतरी भी है। प्रताप के संबंध में देखो, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि आल्पस के पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है कर्नल जेम्स टोड का, जिसमें कहा है कि आल्पस अरावली के समान एक यूरोप का पर्वत है। आल्पस पर्वत के समान अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य और उज्ज्वल विजय या उससे कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार थोड़ा सा ऊपर का इरेज भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर दुख प्रकट किया था, यह कथन किसका है? अकबर ने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर दुख प्रकट किया था, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए दुर्सा आडा, मान सिंह, ऑप्शन सी पृथ्वीराज या ऑप्शन डी अमर सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है दुर्सा आडा। मतलब दुर्सा आडा ने बताया कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने क्या किया था, दुख प्रकट किया था। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है आंसर है ऑप्शन ए दुर्सा आडा। अब इसको व्याख्या के द्वारा और समझते हैं कि अकबर के दरबारी दुर्सा आडा के अनुसार जब 1597 ईस्वी में प्रताप की मृत्यु हुई और अकबर को यह समाचार मिला तो उसने भी दुख प्रकट किया था। ऐसा कौन कह रहा है? कवि दुर्सा आडा कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की गई? मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की गई? तो आपको बताना कि किस शासक के शासनकाल में वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की। तो ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा सांगा, ऑप्शन सी महाराणा अमर सिंह या ऑप्शन डी महाराणा प्रताप सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा प्रताप। तो इसको व्याख्या के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप ने विश्व वल्लभ जो संसार में प्रिय हो
नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ, वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ तथा संस्कारी जीवन के उद्देश्य से व्यवहार आदर्श नामक ग्रंथ लिखवाया, व्यवहार आदर्श नामक ग्रंथ लिखवाया। मतलब एक तो विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ और संस्कारी जीवन के उद्देश्य से व्यवहार आदर्श ग्रंथ लिखवाया। किसने लिखवाया? महाराणा प्रताप ने। अब देखो ये भी बहुत सारी एग्जाम से पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जो दरबारी विद्वान कौन था? संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र, चक्रपाणि मिश्र को प्रताप के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ही इन ग्रंथों की रचना की थी। तो जो आप विश्व वल्लभ देख रहे हैं और व्यवहार आदर्श, ये जो ग्रंथ देख रहे हैं, उनके रचनाकार कौन हैं? चक्रपाणि मिश्र हैं, जिनको महाराणा प्रताप के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। दरबार में नसीरुद्दीन चित्रकार से 6 राग और 36 रागनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावंड शैली का जन्म दिया, चावंड शैली को जन्म दिया। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया? दरबार में एक नसीरुद्दीन चित्रकार था से 6 राग और 36 रागनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावंड चित्र शैली को यहाँ पे जन्म दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ मुगल संधि जो 1615 ईस्वी में हुई, किसके शासनकाल में हुई? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए करण सिंह, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी राज सिंह या ऑप्शन डी जगत सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन बी अमर सिंह। तो मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह के शासनकाल में हुई थी। तो व्याख्या के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। राणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी के शासनकाल में 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम मतलब शाहजहाँ को मेवाड़ का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में खूब लूटपाट की, अतः मेवाड़ के सामंतों ने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा अमर सिंह पर मुगलों से संधि का क्या करवाया? दबाव बनवाया। मतलब अमर सिंह तो यहाँ पे भी मतलब मुगलों से संधि करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जो कुंवर करण सिंह थे मतलब अमर सिंह के पुत्र ने क्या कर लिया? अमर सिंह पे दबाव बना लिया मुगलों से संधि करने का। सामंतों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और 5 फरवरी, देखो ये इंपॉर्टेंट डेट है, 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई। इसमें महाराणा को शाही दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई। मतलब इसमें ये बाध्यता नहीं थी कि मेवाड़ का जो महाराणा है वो कभी भी मुगल दरबार में शामिल नहीं होगा। मुगल मेवाड़ संधि द्वारा चित्तौड़गढ़ पुनः मेवाड़ को क्या कर दिया गया? लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत पर रोक लगा दी। मतलब मुगलों ने मेवाड़ को वापस, चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ को वापस लौटा दिया, लेकिन इस पर मरम्मत जो है, जो जितने भी आक्रमण हुए, जिससे इसमें जितनी भी तोड़फोड़ हुई थी, उसकी मरम्मत पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। और 26 जनवरी 1620 को आहड़ में अमर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 26 जनवरी 1620 को आहड़ में अमर सिंह की क्या हो जाती है? तो एक बारी डेट कहाँ पे मृत्यु होती है? आहड़ में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का वह पहला शासक जिसके शासक बनने पर मुगल दरबार ने राणा की पदवी का फरमान जारी किया। मेवाड़ का वह पहला शासक जिसके शासक बनने पर मुगल दरबार ने राणा की पदवी का फरमान जारी किया था। तो वो कौन सा शासक था? ऑप्शन ए करण सिंह, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी जगत सिंह या ऑप्शन डी जय सिंह। तो
आपको इसका करेक्ट जो आंसर है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, करण सिंह। तो मेवाड़ का वह शासक कौन सा था? करण सिंह था, जिसके शासक बनने पर दरबार ने राणा की पदवी का क्या कर दिया? फरमान जारी कर दिया, मुगल दरबार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसी क्वेश्चन की व्याख्या को देखकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। करण सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जो शासक बनने से पूर्व मुगल मेवाड़ संधि के तहत मुगल दरबार में क्या होता है? उपस्थित हुआ, और इसके लिए मुगल बादशाह ने राणा की पदवी का क्या कर दिया? फरमान जारी किया। तो ये मुगल मेवाड़ जो संधि है इसकी डेट आपको याद रखनी है, और ये राणा का जो फरमान जारी हुआ उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? करण सिंह। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। करण सिंह ने खुर्रम शाहजहाँ को अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने पर पिछोला के महलों में शरण दी। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि करण सिंह ने खुर्रम मतलब शाहजहाँ को अपने पिता के विरुद्ध मतलब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने पर पिछोला के महलों में क्या दी थी? शरण दी थी। तो उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने पिछोला झील में जगनिवास महलों का निर्माण करवाया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए महाराणा करण सिंह, ऑप्शन बी महाराणा राज सिंह, ऑप्शन सी महाराणा जगत सिंह, या ऑप्शन डी महाराणा उदय सिंह। तो थोड़ा फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं ताकि सारा जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे सके। तो निम्न में से किस शासक ने पिछोला झील में जगनिवास महलों का निर्माण कराया? तो इसके लिए करेक्ट जो आंसर है वो है, आपको बताना है। तो करेक्ट जो आंसर है, देखो जगनिवास, तो जैसे जय आपको पकड़ना है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। तो महाराणा जगत सिंह ने पिछोला झील में जगनिवास महलों का क्या कराया था? निर्माण कराया था। तो इसकी व्याख्या के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। महाराणा जगत सिंह ने, जिनका कार्यकाल था 1628 से 1652 ईस्वी, ने पिछोला झील में जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। जगत सिंह ने उदयपुर में नागर शैली की पंचायतन उपशैली में जगदीश या जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी कराया। देखो जगत से जैसे जितने भी होंगे वो आपको एक ट्रिक के द्वारा याद रखने हैं कि जगत सिंह ही करवाएगा। उदयपुर में नागर शैली की पंचायतन उपशैली में जगदीश या जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी कौन करवा रहा है? महाराणा जगत सिंह करा है। जगदीश मंदिर का वास्तुकार कौन था? भाण था, तथा इस पर कृष्ण भट्ट कृत जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। तो जगदीश जो मंदिर है इसका वास्तुकार कौन था? भाण था। इस पर कृष्ण भट्ट कृत जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी क्या है? उत्कीर्ण है। तो आज का जो अंतिम जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम संपूर्ण राजवंश हमारा डिस्कस हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने टीका दौड़ का आयोजन किया? ऑप्शन ए महाराणा करण सिंह, ऑप्शन बी महाराणा जय सिंह, ऑप्शन सी महाराणा अमर सिंह द्वितीय, या ऑप्शन डी महाराणा राज सिंह। तो देखो निम्न में से किस शासक ने टीका दौड़ का आयोजन किया? तो इसके लिए जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा राज सिंह। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो महाराणा राज सिंह, जिसका कार्यकाल रहा 1652 से 1680 के राज्यारोहण पर मुगल सम्राट शाहजहाँ ने राजा का खिताब तथा 5000 जात व मनसब प्रदान की। तो देखो ये एकमात्र मेवाड़ के शासक हैं जिसे मुगल सम्राट शाहजहाँ ने 5000 जात व सवार का क्या मनसब प्रदान किया। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 1658 में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष से उत्पन्न अव्यवस्था का फायदा उठाकर टीका दौड़ के बहाने
मेवाड़ राज्य का क्या किया, विस्तार किया। किसने किया, महाराणा राज सिंह ने। राज सिंह का सेनापति व सलुम्बर उदयपुर के रावत रतन सिंह चुंडावत का विवाह बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री सहल कंवर से हुआ। विवाह के 2 दिन बाद युद्ध पर जाते रतन सिंह चुंडावत द्वारा निशानी मांगने पर हाड़ी रानी, काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिसको सहल कंवर भी जिसका नाम है, ने अपना सिर भिजवा दिया था। देखो इस पे काफ़ी अच्छी एक कविता भी है, चूंडावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। तो आपको ध्यान रखना है कि राज सिंह का जो सेनापति था सलुम्बर उदयपुर के रावत रतन सिंह चुंडावत का विवाह जो है बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री सहल कंवर से हुआ, और विवाह के 2 दिन बाद युद्ध पर जाते रतन सिंह चुंडावत द्वारा निशानी मांगने पर हाड़ी रानी, जिसे सहल कंवर, जिसका हाड़ी रानी बोलते हैं, निकनेम है ये, और एक्चुअल जो नेम है सहल कंवर, ने क्या कर दिया, अपना निशानी के रूप में अपना सिर ही भिजवा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।